नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राजीव कुमार। आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का जो टॉपिक है मेरा वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा जो है पढ़ रहे थे कंडक्टिंग कैविटी के बारे में, ठीक है ना। याद कीजिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पढ़ रहे थे, नॉन कंडक्टिंग कैविटी पढ़ रहे थे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग कैविटी पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे अब वो किसके बारे में कर रहे थे? कंडक्टिंग कैविटी के बारे में कर रहे थे। तो कंडक्टिंग कैविटी से रिलेट करके कुछ सवाल करवाया गया था और कुछ सवाल अभी फिर से करवा देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास ये कंडक्टिंग कैविटी है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीका से है। आपका ये कंडक्टिंग कैविटी है, ये बीच में कंडक्टर है। और पिछले जो लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन दिए थे वो सिर्फ कैविटी को एक चार्ज दिए थे। दो केस कराए थे, केस 1 जब बाहर चार्ज दिया गया हो तब का निकलवा के कैलकुलेट किए थे, और एक कैविटी में चार्ज दिए थे उसको कैलकुलेट करवाए थे। अब मान लीजिए कि हम दोनों जगह दे रहे हैं, यहाँ पर Q भी दे रहे हैं और बाहर भी मान लीजिए हम 2Q दे दिए हैं। दोनों तरफ दिए, कैविटी में भी चार्ज दिया गया है और बाहर में भी चार्ज दिया गया है। तो अब बताना है कि हमारे पास फिर से 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। तो बताएं तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा एंड तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो हम लोग इसको किस तरीका से करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे चाहो तो लिख लो ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू यहाँ पर ऐसे मान सकते हो Q के कारण। तो इससे पहले हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये अगर ये Q है तो क्या इसके इनर सरफेस पर क्या जनरेट होता है? -Q होता है। और ये -Q होने के कारण यहाँ पर नेट चार्ज सिर्फ 2Q होना चाहिए, पर एक और -Q आ गया। तो क्या इसके लिए एक +Q आउटर सरफेस पर जनरेट किया जाता है? ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि ये कैसे होता है। तो आपके पास आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3Q हो जाएगा। और कंडक्टिंग का इनर सरफेस पर कितना हो जाएगा? -Q हो जाएगा। तो पहला नंबर तो ड्यू टू Q के कारण होगा। और यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर ड्यू टू S1 सरफेस टाइप का मान सकते हो, क्योंकि इसका जो कन्वर्ट करने का तरीका होगा वो इस तरीका से कन्वर्ट कर सकते हो कि अब मान लेते हैं इस पर -Q चार्ज है, S1 सरफेस है, और इसको मान लेते हैं S2 सरफेस है जिस पे कितना चार्ज है? 3Q चार्ज है। तो इस तरीका से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है सिर्फ थोड़े देर के लिए समझने के लिए। तो ड्यू टू S1 के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड्यू टू यहाँ पर लिख सकते हैं S2 के कारण, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट मतलब जोड़ दो, पूरा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए सिर्फ Q के कारण क्या होगा? तो जनरल दूरी क्या हम स्मॉल r लेके चलते हैं, तो क्या यहाँ पर बच्चों KQ बटा कितना आ जाएगा? R² आ जाएगा। S1 सरफेस के लिए जो पॉइंट ए है वो आपका अंदर है, तो कंडक्टर के अंदर अगर कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और S2 के लिए भी अंदर है तो वहाँ भी 0 होगा, मतलब पॉइंट ए पर 0 होगा। S2 सरफेस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ये वाला पॉइंट पर, तो देखिए ये सरफेस के अंदर वाला पॉइंट है, तो अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। मतलब आपके पास नेट कितना आ गया? KQ बटा R²। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर आ गया। चलिए बी पॉइंट पर हम कैलकुलेट करते हैं। बी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, तो बी पॉइंट पर आप देख सकते हैं। तो पहले इस Q के कारण देखेंगे, तो जनरल दूरी स्मॉल r लेकर चलना है, तो KQ बटा R² हो जाएगा। और S1 सरफेस के लिए देखिए क्या ये वाला पॉइंट बाहरी पॉइंट हो गया, तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा? तो सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं? -KQ बटा R²। एंड S2 सरफेस के लिए क्या ये पॉइंट अंदर है, तो इसीलिए B पॉइंट पर क्या होगा? S2 सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो अब नेट जोड़कर देखिए कितना आ रहा? 0। ऐसे भी जहाँ पे मटेरियल अवेलेबल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल, वहाँ पे क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कि नहीं होता है? तो देख लीजिए B पॉइंट पर क्या हो गया? 0 हो गया। उसी तरीका से इसको थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं ताकि इधर और भी लिख सकें, है ना। इसको साइड में लिख देते हैं ऐसे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर छोटा सा बना के कर दे रहे हैं। एक Q चार्ज है और एक एक Q चार्ज है यहाँ पे, और आपका ये -Q चार्ज है, और यहाँ पर आपका 3Q चार्ज है। ये S1 है और ये S2 है।
चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे बताना है। तो इस क्यू के कारण देखिएगा तो जनरल दूरी कितना है, आर है। तो आप देख सकते हैं के क्यू बटा कितना होगा, आर स्क्वायर होगा। S1 सरफेस के लिए भी ये क्या बाहरी पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा, तो माइनस के क्यू बटा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। और S2 सरफेस के लिए भी बाहरी पॉइंट है तो K, लेकिन यहाँ पर चार्ज कितना है, Q नहीं है, 3Q है, बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जब नेट जोड़िएगा तो ये दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका आ जाएगा 3KQ बटा कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो रोक कर उसको अच्छे से समझे। पीछे का लेक्चर जो है आपको ढंग से देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, पीछे का लेक्चर आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसे पीछे का जो लेक्चर होगा आपको इस लिंक में, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दिया जाएगा। चलिए पोटेंशियल निकाल कर बताइए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए बताना है। तो हमको पता है पहले क्यू के कारण करेंगे, तो सिंपली क्यू के कारण क्या आएगा, के क्यू बटा आर आएगा। चलिए S1 सरफेस के कारण देखेंगे, तो क्या S1 सरफेस के कारण जो पॉइंट ए है और ये वाला B और ये C है, जो पॉइंट ए है क्या पॉइंट अंदर है, तो जो सरफेस पर होगा पोटेंशियल वही अंदर भी होगा, क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पर K माइनस क्यू और बटा में इसका रेडियस ऑलरेडी दे चुके थे, R1 है और ये रेडियस कितना है, R2 है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधे लिख सकते हैं K इंटू माइनस क्यू बटा R1। चलिए S2 सरफेस के लिए क्या फिर से पॉइंट ए वाला जो है अंदर है, क्योंकि ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो पॉइंट अंदर है। तो जो सरफेस S2 पर होगा क्या वही ए पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर K और चार्ज कितना है इस बार, 3Q और बटा क्या हो जाएगा, R2। आप दोनों सबको जोड़ दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा नेट का निकालने का। उसी तरीका से B पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो निकाल के देखते हैं। एक एक करके क्या कीजिएगा ना, पॉज करके पहले आप खुद से निकालिएगा, फिर यहाँ पर देखिएगा। तो B पॉइंट के लिए Q चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर हो जाएगा। S1 के कारण क्या होगा, के माइनस क्यू बटा आर हो जाएगा। एंड S2 सरफेस के लिए अंदर है तो जो सरफेस पर होगा वही होगा, आपके पास के 3Q बाई R2 होगा। तो फाइनल आंसर के 3Q बाई R2 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए सी पॉइंट पर आप देख सकते हैं, तो सी पॉइंट पे इस क्यू के कारण देखिएगा तो ये के क्यू बटा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। एंड S1 सरफेस के कारण जब हम देखेंगे तो क्या S1 सरफेस के लिए भी ये बाहरी पॉइंट है, तो क्या पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो के माइनस क्यू बटा आर हो जाएगा। S2 के लिए भी बाहर है तो यहाँ भी पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो के 3Q बटा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये दोनों 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, के 3Q बटा स्मॉल आर हो गया। तो ये आपका इस तरीका से कंडक्टिंग कैविटी से आप पोटेंशियल जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, समझते हैं उस पर। चलिए हम लोग हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। चलिए क्या होता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इस पे चर्चा करते हैं। या ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब ऐसे भी आपको दिखने में लग रहा होगा, नाम सुनने में, कि शील्ड कर दिया गया, शील्ड है, शील्डेड है, इसलिए उसको नाम से जानते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे बात करें तो थोड़ा सा समझते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो थोड़ा सा ढंग से समझते हैं कि जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई कंडक्टिंग कैविटी है, इस तरीका से एक कंडक्टर है और आपका एक कंडक्टिंग कैविटी है, और यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि इसको ना यहाँ पे चार्ज दिया गया जिसको QI नाम दे रहे हैं। QI इसलिए नाम दे रहे हैं कि वो इनर में चार्ज है, कैविटी में है। तो क्या यहाँ पर अपने आप माइनस QI डेवलप होगा और बाहर क्या जाएगा, QI ही जाएगा, पर QO से हम डिनोट करते हैं।
और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्यू आई का जो मैग्नीट्यूड है और क्यू ओ का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में क्या है, सेम है। हम ऐसा लिख दिए। ये क्यू आई से ये रिप्रेजेंट होगा कि वो इनर पार्ट है, इनर पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर है, और क्यू नोट का मतलब क्यू ओ का मतलब होगा कि चार्ज जो है वो आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, तो जिससे नामकरण में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, आपसे हम एक पॉइंट कंसीडर करवाते हैं, ये पॉइंट आप सी मान लीजिए। चलिए सी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजा आने वाला है। ये आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू क्यू आई एंड माइनस क्यू आई। अब देखिए ड्यू टू क्यू आई एंड माइनस क्यू आई मतलब, या फिर ऐसे बोल सकते हो कैविटी के कारण। तो आप देखिए यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, ध्यान से देखिएगा। देखिए तो इस क्यू आई के लिए क्या ये जनरल दूरी आर लेकर चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, के क्यू आई बटा क्या आ जाएगा, जनरल दूरी आर स्क्वायर होगा। और ये वाला सरफेस के लिए क्या बाहरी पॉइंट है, तो क्या यहाँ भी पॉइंट चार्ज की तरह ही लिखाएगा, लेकिन माइनस में लिखाएगा, क्योंकि ये माइनस में चार्ज है। तो सी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। अरे ये क्या, ये देखिए ध्यान से, ये तो बड़ा ही मजा आ गया भाई, रिजल्ट देख लो ध्यान से। यार अंदर वाले चार्ज के कारण बाहर तो हमेशा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, अंदर वाले के कारण हमेशा बाहर वाले कोई भी पॉइंट पर ले लीजिए, आपका क्या होगा, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। अंदर वाले क्या चार्ज 4Q रख देंगे, 3Q रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, क्या बाहरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कैसे स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड outside of the conductor, outside of the conductor is independent of, electric field outside of the conductor is independent of, या फिर ऐसे लिख दीजिए यहां पर, नहीं ठीक था, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर इज, सही था, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू आई एंड माइनस क्यू आई। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कंडक्टिंग कैविटी में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर आता है वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अंदर कुछ भी रखिए, बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से उल्टा भी हो सकता है, वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ये जो लिख रहे हैं बड़ा ही शानदार स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या बोला गया, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। कहने का मतलब कि बाहर में कोई भी चार्ज रखिए या बाहर में कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करिए, अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब अंदर वाला का कारण बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं फर्क पड़ेगा, जैसे इस क्यू आई इस माइनस क्यू आई के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा वो 0 होगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब वैल्यू होगा वो इंडिपेंडेंट होता है, अंदर में कितना चार्ज है या कितना चार्ज नहीं है, वो रहे अथवा ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स, यहां पर आप लिख सकते हैं कि इट मीन्स इफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज प्लेस्ड outside of the conductor, outside of the conductor, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा हटा देते हैं तो ताकि साफ सुथरा लिख सकें, ऊपर हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर बोला गया कि अगर हम अप्लाइड करें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर चार्ज को प्लेस करें आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, देन
डज नॉट इफेक्ट ऑन क्यू आई एंड माइनस क्यू आई, या फिर ब्रैकेट में लिख दो कंडक्टिंग कैविटी। सिंपल सा लॉजिक है। क्या बोला कि अगर अब मान लिया जाए अंदर वाले के कारण बाहर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो आता है अंदर वाले के कारण, तो ऑब्वियस है बाहर में भी अगर आप अप्लाई कीजिएगा, बाहर में मान लीजिए कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, या बाहर में कोई चार्ज आप रख दिए, कुछ भी कर दिए बाहर में, या तो आप क्या रख दिए, चार्ज रख दिए, या तो बाहर में आप क्या कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्लेस कर दिए, तो अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर में जैसे बाहर में चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिए, पहले Q था, बाद में 2Q कर दिए, फिर 4Q कर दिए, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मन से कोई भी लगा दिए, तो ऐसा नहीं कि अंदर में भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगा, नहीं, ना अंदर वाला का बाहर वाला से मतलब है, न बाहर वाला का अंदर वाला से मतलब है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और यही होता है दिस फेनोमेनन known as electrostatics shielding। और यही फेनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सोचिए इसके अंदर में ये जो है यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहने का सेंस थोड़ा सा हम एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा और फील आएगा इसमें। जैसे मान लीजिए हम कोई भी मटेरियल बनाएं और उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज रख दिए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रेंज तक के ये मटेरियल आपका सेफ रह सकता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर जनरेट करके उस मटेरियल को हम यहाँ पर रख दिए। अब आप सोचिए बाहर में कोई भी हो, जैसे हम सराउंडिंग में उसको पकड़ के रखते हैं, जैसे मान लीजिए हवा में रखते हैं क्योंकि आसपास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए हम अपने आप में अपने पास रखते मटेरियल को, और मटेरियल को एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा हुआ या उससे कम हुआ तो वो मटेरियल फिर ख़राब हो जाएगा। तो जब आप लेकर घूमिएगा तो क्या होगा कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता है, तो जिसके कारण मटेरियल इफेक्ट होता है। तो ऐसा क्यों न बना दिया जाए कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे और उस मटेरियल को हम वहाँ पे रख के सेव कर सके। तो जहां पे हम रख के सेफ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, उसी को तो कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो और वैसा चीज कहां पे होता है, तो कंडक्टिंग कैविटी में होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, अभी बताएं कि अगर आप जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे मटेरियल को आप सेट करना चाहते हैं, पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट कर लीजिए चार्ज यहां पर रखकर, और उस मटेरियल को यहां पर रख दीजिए। अब फिर इसको कहीं भी उठा के आप ले जाइएगा, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये जो कैविटी है वो ये कैविटी ही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि इसमें बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड किया हुआ है। क्लियर है? चलिए इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और बताते हैं, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जो भी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा, इसलिए एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है, और नोट्स बनाकर उसको कम से कम 2 से 3 बार थ्योरी पढ़ना है। चलिए इसी में एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, या नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक और गलतफहमी हम लोग दूर करेंगे। जैसे ये मटेरियल आपका है, ठीक है, ये आपका क्या है, मटेरियल है, और ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये है आपका QI और ये होगा -QI और एक Q0 होगा, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको हम बता दें कि ये B पॉइंट जो था, A पॉइंट यहाँ था, B पॉइंट यहाँ था और C पॉइंट यहाँ था। आपको हम बता दें कि B पॉइंट पर बता चुके हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है, बिकॉज हेयर मटेरियल इज अवेलेबल। जहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल अवेलेबल हो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, वो कैसे 0 होता है वो हम आपको बताना चाहते हैं। असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट पे किस कारण से लिखोगे, एक QI प्लस एक -QI प्लस एक Q0 एंड प्लस ए एक्सटर्नल भी जो अप्लाई किया गया है। हो सकता है बाहर कोई चार्ज रखा हो,
हो सकता है डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो। ये जीरो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जीरो है, ये भी जीरो, ये जीरो, ये दोनों मिलकर जीरो होता है और यहां पर ये दोनों मिलकर जीरो होता है। मतलब बी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो अंदर वाले के कारण, एक के कारण जीरो नहीं है, ये दोनों को मिलकर जीरो है। ये पार्टिकुलर देखिएगा तो जीरो नहीं आएगा, यहां से पार्टिकुलर देखिएगा जीरो नहीं आएगा, पर सम जीरो आएगा। अभी थोड़ा देर पहले यही देखे थे, बी पॉइंट पर आपका हर केस में जीरो आया था। बी पॉइंट पर आपका जीरो आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आप देखे होंगे। तो बी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होता है, ऐसा नहीं कि सर आउटर सरफेस पर है सर उसी के कारण सिर्फ जीरो हो गया, उसके अंदर है। आउटर सरफेस पर जो चार्ज अवेलेबल है उसके कारण प्लस एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे पहले अभी तक के एक्सटर्नल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था, इसलिए हम वहां पर यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर अब यूज होगा। क्योंकि कभी कभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है और बच्चा क्या करता है, सर ये इसके कारण प्लस इसके कारण इक्वल टू जीरो, क्योंकि सर ये कंडक्टर के अंदर पॉइंट है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इस सरफेस के लिए, पर वो भूल जाता है कि वो एक्सटर्नल नहीं अप्लाई किया हुआ था उस वक्त, इसीलिए सिर्फ इसके अंदर का पॉइंट लेकर चले थे। अभी क्या होगा कि अगर ये नहीं होता तब ऐसे नहीं लिखते, बी पॉइंट पर कैसे लिखे थे याद करिए, हम एक बार दिखाते हैं। बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले इस क्यू आई के कारण लिखा गया, तो देख लीजिएगा क्या लिखा गया था, के क्यू आई बटा क्या लिखा गया था, आर स्क्वायर, फिर इसके कारण लिखा गया था माइनस के कारण, तो आया के क्यू आई बटा आर स्क्वायर। और क्या ये वाला पॉइंट जो है, बी पॉइंट जो है, क्या ये कंडक्टर के अंदर है, तो हम ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। तो आप फाइनल जीरो जोड़ रहे थे बी पॉइंट पर, लेकिन ये जीरो में, ये जीरो जो है यहां पर डायरेक्ट अब जीरो नहीं लिखा जाएगा। यहां पे जीरो कैसे होगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, तब डायरेक्ट यहां पर हो जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्यू नोट के कारण जीरो आएगा, बिकॉज कंडक्टर जो है वो पॉइंट अंदर है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। पर अगर हम यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके कारण जीरो होगा, ये दोनों का सम जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा इसमें, और क्लियर रूप से समझिए। ई क्यू नोट प्लस ई एक्सटर्नल बराबर क्या होगा, जीरो, सम, दोनों का सम। मतलब बी पॉइंट पे अंदर वाला का सम का जीरो होता है, ऐसा नहीं पार्टिकुलर, और बाहर वाले में भी सम का जीरो होता है, ना कि आप पार्टिकुलर सरफेस का लेकर चलिएगा तो उसके कारण जीरो होगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए कि ये इस तरीका से जीरो होता है। चलिए भैया, अब छोटा छोटा चीज पे और बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सीधा क्वेश्चन करेंगे। 2-3 पॉइंट और है, अच्छा, फिर अपना चैप्टर समाप्त के बराबर ही है। चलिए भाई देख लीजिए। अब जो है यहां पर नया नया टर्म आता है, बोला कि व्हाट हैपन इफ टू कंडक्टर आर टचेज या फिर कनेक्टेड विथ वायर। हाँ, या फिर क्या होगा, कनेक्टेड विथ वायर। क्या होगा जब दो कंडक्टर को हम या तो टच करते हैं या फिर क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है। तो देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, एक और हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है, दोनों के लिए सेम है भैया, एक वायर है, ये ऐसे स्विच बना हुआ है। अब यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे रेडियस R1 है, यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2 है, और रेडियस क्या है इसका, R2 रेडियस है और चार्ज Q2 है। तो आप देख सकते हैं बोला गया कि जब इसको हम कनेक्ट करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखा गया बाय एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ पर इफ टू कंडक्टर आर टचेज या फिर कनेक्टेड विथ वायर, देन चार्ज फ्लो
फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब आप कनेक्ट करते हैं वायर के साथ, ठीक तो है, चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल, यहां पर कब तक कैसे होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक चार्ज कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल न हो जाए। तो यहां पर लिख सकते हो कि टिल अप टू पोटेंशियल ऑफ बोथ कंडक्टर बिकम्स इक्वल। सिंपल सा बोला गया कि ये चार्ज का जो फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लेते हैं जो नया सिचुएशन होगा, नया सिचुएशन में देख लेते हैं। जो वायर ए ऐसे कनेक्टेड है, थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं यहां से नया सिचुएशन में ये है हमारा ए है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि Q चार्ज फ्लो हो गया, तो यहाँ पर अब कितना चार्ज बचा, Q माइनस Q, यहाँ पर कितना चार्ज बचा, Q2 प्लस Q। मान लेते हैं फाइनल चार्ज फ्लो हो रहा था, तो फाइनली जब पोटेंशियल सेम हुआ तो वहाँ तक के Q चार्ज फ्लो कर गया, तो यहाँ पर कितना बचा। तो देख लीजिए यहाँ पे S1 सरफेस है, S2 सरफेस है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो रुकेगा चार्ज फ्लो होना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, यहाँ से कुछ इक्वेशन इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा S1 का वही पोटेंशियल किसका होगा, S2 का, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ के अनुसार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Q1 माइनस Q और बटा क्या हो जाएगा R1, और यहाँ क्या हो जाएगा कि Q2 माइनस Q और बटा क्या हो जाएगा R2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से Q1 माइनस Q बटा R1 और Q2 माइनस Q बटा R2। तो आप यहाँ से Q को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि Q1 और Q2 तो गिवन रहेगा, यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, Q निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था क्या, कि जब आप कोई भी दो कंडक्टर को आप या तो टच करते हैं या तो किसी वायर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ते हैं, इससे रिलेट करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पर थोड़ा सा रुक जाइए। अर्थिंग एक और आता है टर्म, उसको भी क्लियर करके फिर कंबाइन करके सवाल पढ़ लेते हैं, या चाहिए तो एक छोटा सा इससे रिलेट करके हम सवाल कराते हैं, बाकी अच्छा सवाल अर्थिंग पढ़ाने के बाद कराएंगे। देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए ये रेडियस r आपका है और चार्ज है 4q, इसको कनेक्ट कर दिए वायर से, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 2r है एंड चार्ज कितना है, q है। तो बताना है कि फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर व्हेन स्विच ऑन, ये स्विच है ना, ये क्या है, स्विच है। तो यहाँ पर बोला गया कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑन, ठीक है, ये ऑन अलग है, स्विच इज ऑन। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हो गया, Q चार्ज फ्लो हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4Q माइनस Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q, क्योंकि हायर पोटेंशियल इसी का है, लोअर पोटेंशियल इसका है, तो हायर से लोअर फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, 4Q माइनस Q और बटा यहाँ से कितना हुआ R, और यहाँ से क्या हुआ Q प्लस Q और बटा यहाँ से क्या हुआ 2R। तो आप देख सकते हैं R कैंसिल हो गया और K कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 8Q और ये 2Q और Q प्लस Q, तो आपका इधर आएगा तो 7Q और ये इधर होगा 3Q, तो Q बराबर कितना आ गया 7Q बटा 3। तो आपका 7Q बटा 3 चार्ज का फ्लो हुआ, बचा कितना, तो देखिए इसमें यहाँ पर जो कर देंगे 4Q माइनस क्या हो जाएगा 7Q बटा 3 हो जाएगा। तो चरतियाई 12 में से 7 गया 5, तो 5Q बटा 3। तो फाइनल चार्ज ऑन दिस स्फीयर व्हेन स्विच इज ऑन इज 5Q बटा 3।
यहाँ पर जोड़ दीजिए ये वाला में, अब जोड़ लीजिए Q और आपका आएगा 7Q/3, तो मेरे ख्याल से यहाँ से आ जाएगा 10Q/3। तो फाइनल चार्ज ऑन द S2 स्फीयर आफ्टर स्विच इज ऑन इज इक्वल टू 10Q/3। तो इस तरीका से बनाते हैं, बहुत इजी है भाई, वायर से कनेक्ट कर दो, टच कर दो, बस फाइनली क्या कर देना है, पोटेंशियल सेम कर देना है, चार्ज फ्लो करा के जितना चार्ज फ्लो कराओगे उतना इसमें से घटा देना है और इसमें उतना ही क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्लियर है? 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उतारो छापो। चलो भाई हो गया। अब थोड़ा सा अर्थिंग पढ़ लेते हैं, फिर अच्छा सवाल करेंगे, मजा आएगा सवाल करने में, फिर बुक में लगेगा सर हाँ सर ये सब तो कराया हुआ रहता है सवाल, सारा क्वेश्चन A to Z आपको कोई भी बुक उठाइएगा आपको लगेगा कि हाँ सर कराया हुआ टाइप का, इतना सारा क्वेश्चन इसमें करा देते हैं, हर स्टेप हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया हुआ ही मिलेगा इसमें। चलिए देखिए यहाँ पे अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, सिंपल सा बोला कि इफ अर्थिंग मीन्स अर्थ इज कनेक्टेड टू द कंडक्टर। अब कोई भी कंडक्टर को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिए तो वो प्रोसेस ही क्या कहलाता है, अर्थिंग। सिंपल सा, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर लीजिए या कोई भी कंडक्टर लीजिए, अगर आप उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अर्थिंग हो जाता है। अच्छा, कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है, r है, और चार्ज कितना है, r है। इसको हम किससे कर दिए, कनेक्ट कर दिए अर्थ से। अर्थ मतलब देखिएगा ये तो सिंबल था, रियलिटी में किससे कनेक्ट करते हैं, अर्थ से। तो इसका सिंबल क्या होता है, ये हमारे पास ऐसे है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टिव मत समझना, स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसका नोटेशन कुछ इस प्रकार होता है, इस तरीका से। ऐसे जब भी दिखेगा तो समझ जाइएगा कि क्या कनेक्ट है, अर्थ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जैसे ही वायर से कनेक्ट है तो भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये रेडियस r ले लो, रेडियस ऑफ अर्थ, इसका रेडियस r ये है। तो जैसे ही कनेक्ट होगा क्या चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, भाई चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। इसका कहानी लिखाएंगे, पहले थोड़ा सा हम फील करते हैं, फिर थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को कि अर्थिंग आखिर है क्या, किस तरीका से इसको समझा जाए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इससे कनेक्ट करिएगा, अर्थ को यहाँ से इस तरीका से कनेक्ट होगा तो ऑब्वियस है चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चार्ज बचेगा, Q माइनस Q। अगर मान लेते हैं Q चार्ज फ्लो हो गया तो यहाँ पर क्या चार्ज बचेगा, Q। भाई कितना यहाँ से निकला, Q माइनस Q। पहले तो कोई चार्ज अर्थ पे नहीं था, बाद में क्या हो गया, Q फ्लो हुआ तो Q आ गया, यहाँ पर क्या बचा, Q माइनस Q। और जब वायर से कनेक्टेड हो तो क्या पोटेंशियल दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, तो V स्फीयर और V अर्थ का सेम होना चाहिए। तो V स्फीयर क्या हुआ, K Q माइनस Q बटा R, और ये क्या हुआ, KQ बटा R E, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमको क्या निकालना है, Q निकालना है। तो Q निकालने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए R E Q माइनस R E स्मॉल q और R Q, तो ये वाला जो है एक तरफ कर लीजिए तो Q कॉमन हो जाएगा, R प्लस R E, और ये क्या होगा, R E Q। तो यहाँ से Q बराबर आ जाएगा R E Q बटा R प्लस R E। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, ये वाला पार्ट को थोड़ा सा हम लोग को समझना है। क्या यहाँ पे आर ई, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ अर्थ, क्या रेडियस ऑफ अर्थ जो है क्या बहुत ज़्यादा होगा, मच लार्जर है ना। तो क्या उसके सामने हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर को क्या हम निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो Q बराबर जो होगा रेडियस ऑफ अर्थ Q, और यहाँ पर देखिए नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ बचेगा, तो फाइनली Q हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये तो सारा का सारा चार्ज चला गया,
कैसे देखिए, अब मान लीजिए ये स्फीयर है और ये वाला क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो इस पे देखिए बचा हुआ चार्ज की Q बराबर Q ही है, तो ये चार्ज 0 हो गया और इस पे चार्ज Q चला गया। यहां से चार्ज कितना हो गया 0 और यहां पे चार्ज कितना चला गया Q, मतलब सारा का सारा चार्ज चला गया। तो इसका पोटेंशियल क्या हुआ 0। ध्यान से देखिए चार्ज क्या हुआ 0। अब यहां पर एक बच्चा गलतफहमी पाल लेता है, बुक में भी इसको क्लियर रूप से नहीं दिया हुआ है, नहीं समझाया हुआ, गलतफहमी पाल लेता है कि सर हम किसी भी स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे चार्ज का जो वैल्यू होता है कंडक्टर का वो 0 हो जाता है एंड पोटेंशियल भी 0 हो जाता है। तो ये दोनों में से एक सही है, पोटेंशियल वाला, पर चार्ज वाला 0 नहीं हो सकता। कैसे, हम करके दिखाते हैं आपको। पहले एक पॉइंट हम सारा लिखा देते हैं, फिर दिखाएंगे कि नहीं होता है 0। देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल अभी तुरंत बता देते हैं कि क्यों नहीं होता है 0। यहाँ पर चार्ज 0 हुआ, यहाँ पर लगा कि अर्थिंग हुआ, चार्ज 0 हुआ, पर इसी को थोड़ा सा अलग ढंग से अगर हम लिखें तो 0 नहीं होगा। कैसे समझते हैं हम इस चीज को। असलियत में होता क्या है कि यहाँ पर बोला गया कि इफ कंडक्टर कनेक्ट विथ अर्थ then charge arrange in such a way that the net potential of conductor, net potential of conductor ड्यू टू सेल्फ प्लस ड्यू टू एक्सटर्नल, अभी समझ में आ जाएगा। नेट पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट है। आपका चार्ज 0 हो भी सकता है और चार्ज 0 नहीं भी हो सकता है। चार्ज ऑन अ कंडक्टर may और may not be 0, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए चार्ज ऑन अ कंडक्टर may और may not be 0, ठीक है। या फिर यहां पर एक चीज और, यहां पर ध्यान से देखिए, लेकिन पोटेंशियल ऑन ऑफ अ कंडक्टर यहां पर फिर से लिखते हैं ड्यू टू सेल्फ प्लस ड्यू टू एक्सटर्नल, दोनों मिला के इज पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां पर बोला कि जब भी आप कंडक्टर को अगर अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो कंफर्म है कि पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन वहां पे ड्यू टू सेल प्लस ड्यू टू एक्सटर्नल, अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर पोटेंशियल मस्ट है, पोटेंशियल मस्ट है। सर अभी तो थोड़ा देर पहले बताएं सर, उसमें तो चार्ज 0 था सर, पोटेंशियल भी 0 नहीं था, पोटेंशियल भी 0 था, सॉरी पोटेंशियल भी 0 था, चार्ज भी 0 था। अब चार्ज के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। अभी बताते हैं, अभी जो हम क्वेश्चन कराए थे आपको, जो थोड़ा देर पहले आपको हम समझा रहे थे, क्या बाहरी में कोई भी एक्सटर्नल हम एजेंट नहीं रखे थे, मतलब कोई चार्ज नहीं रखे थे, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं रखे थे, इसीलिए चार्ज 0 आ गया था। जैसे देखिए यहां पर मान लिया जाए कि हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, ये क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। इसको हम क्या किए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहां से d दूरी पर एक चार्ज जो है Q रखा गया है, यहां से d दूरी पर सेंटर से, और इसका खुद का रेडियस r है। अब पहले कनेक्ट नहीं था, पहले ऐसे था, यहां Q था, तो जैसे ही यहां पे कनेक्ट हुआ, अब बताना है कि फाइंड चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए बताइए, चार्ज ऑन कंडक्टिंग स्फीयर तो सर 0, अर्थ से कनेक्टेड है, अभी के पहले के अनुसार नहीं।
अभी के पहले एक्स्ट्रा जो चार्ज ये रखे थे वो नहीं था। हम क्या बोले, स्टेटमेंट एक बार फिर से सुनिएगा कि जब हम कंडक्टर को अप्लाई करते हैं, कनेक्ट करते हैं अर्थ से, तो कंडक्टर पर जो चार्ज होता है वो इस तरीका से अरेंज होता है कि इसका पोटेंशियल कंडक्टर का ड्यू टू सेल्फ के कारण एंड प्लस ड्यू टू एक्सटर्नल के कारण दोनों मिला के जीरो होता है। यहां पर ये एक्सपेरिमेंट द्वारा खोज किया गया। जैसे यहां पर अगर हमको है तो इस पे मान लेते हैं चार्ज क्यू, आना रहेगा जीरो तो आ जाएगा। तो क्या हम अभी बोले सरफेस का जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसका क्या होगा, कंडक्टिंग स्फीयर का मान लेते हैं पोटेंशियल क्या होना है, जीरो होना। भाई अभी बोले ना कि नेट पोटेंशियल क्या होता है, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। पर चार्ज हो भी सकता नहीं हो सकता, तो देख लेते हैं, जीरो पोटेंशियल करके देख लेते हैं चार्ज आ रहा है जीरो के नहीं आ रहा। अब यहां पर भी दो कारणों से, एक तो खुद के सेल्फ के कारण से और दूसरा किसके कारण से, एक्सटर्नल के कारण से। भैया एक्सटर्नल यहां पर क्या है, चार्ज क्यू है जो बाहर की ओर प्लेस्ड है। तो आप देखिए यहां पर देखेंगे तो K सेल्फ के कारण क्या होगा, के क्यू बटा आर होगा और बाहर वाले के कारण के क्यू बाई डी बराबर जीरो। तो आप देख सकते हैं यहां से माइनस क्यू बटा डी इंटू आर। देखिए चार्ज का वैल्यू जीरो नहीं हुआ यहां पे जब आप कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, बिकॉज हेयर एक्सटर्नल एजेंट आर प्रेजेंट। एक्सटर्नल एजेंट करने का सेंस है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो या एक्सटर्नल चार्ज हो, ये प्रेजेंट है, पिछले वाले में प्रेजेंट नहीं था इसलिए चार्ज जीरो हो गया था। हम वापस स्टेटमेंट रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि इफ कंडक्टर इज कनेक्टेड विद द अर्थिंग, अर्थ, अगर आपका कंडक्टर अर्थ से आप कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर पर का जो चार्ज है वो इस तरीका से अरेंज होता है कि नेट पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, नेट पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर कहने का सेंस क्या, एक तो खुद के कारण और दूसरा एक्सटर्नल प्रेजेंट है उसके कारण, दोनों को मिला के जीरो होता है, ना कि कोई पार्टिकुलर के कारण जीरो होता है। देखिए सेल्फ प्लस एक्सटर्नल मिला के यहां पर आपका जीरो हुआ, जिससे आप देख सकते हैं इसका चार्ज का वैल्यू निकल गया। तो फाइनली यहां पर रिजल्ट क्या आया भैया कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दें या किसी भी कंडक्टर को, स्फेरिकल ही हो, रेक्टेंगुलर ही हो या किसी भी प्रकार का कंडक्टर हो, आप अगर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। ये मस्ट है, चार्ज जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। भाई बात क्लियर है। चलिए तो अब यहां से हम लोग एक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सवाल पे अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा दिए कि क्या होता है अर्थ को कनेक्ट होने से। चलिए देखिए आगे ध्यान से, अब सोचिए। अब मान लिया जाए जैसे क्वेश्चन कराते हैं स्फेरिकल सेल्स, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। स्फेरिकल हो जाएगा सेल, ठीक है। स्फेरिकल सेल्स क्या होता है, सेल मतलब हम पहले ही बोल चुके थे हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर टाइप का मतलब उसका थिकनेस नेग्लिजिबल। तो उससे रिलेट करके कैसे सवाल करते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। ये आपका ये रेडियस क्या है, R1 है, ये आपका चार्ज कितना है, Q है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज कितना Q, यहाँ पर कितना 2Q, और एक और है स्फेरिकल सेल है। अब बीच में मटेरियल नहीं है, ये खाली खाली है, ये भी खाली है। जो पीछे वाला जैसा समझ मत लीजिएगा कि ये बीच में मटेरियल है, मटेरियल नहीं है, ये सेल्स हैं। ये 3Q चार्ज है, मान लेते हैं क्या है, ये सेल्स, स्फेरिकल सेल्स है। कैसा सेल्स है, स्फेरिकल सेल्स है, ठीक है। इस तरीका से स्फेरिकल सेल्स है, ठीक है ना। तो बताना है इसमें जो है ये A पॉइंट है और एक क्या पॉइंट है, B पॉइंट है। तो बताना है कि A का पोटेंशियल क्या होगा, B का पोटेंशियल क्या होगा। और बता दें इससे जो आने का जो क्वेश्चन का जो चांस होता है वो लगभग 60 से 70% चांसेस होता है कि इससे डायरेक्ट पोटेंशियल पूछता है आपका, चाहे नीट हो, चाहे जेईई मेन हो, चाहे जेईई एडवांस हो। थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है, वो लेवल हम लोग भी बढ़ के करेंगे। अभी लो लेवल से चल रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग भी हाई करेंगे।
तो देखिए ये सेल्स है, ये खाली है, बीच में कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, सेल है मतलब ये खाली है। ए का पोटेंशियल बताना है भैया, तो ध्यान से देख लिए ए का पोटेंशियल। यहाँ पर जानते हैं कई कई बुक जब देखिएगा आपको तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होता है हम बता देते हैं। वो असलियत में ना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए करता है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करते हुए करता है। जैसे कि यहाँ पे हम बिना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बता रहे हैं, और जब बुक देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि सर गलत बताएं, गलत पढ़ाएं, पर फाइनल आंसर आप देखिएगा तो आपका सेम मिलेगा, कभी भी अलग नहीं मिल सकता। हाँ, बीच में आपको लगेगा कि सर हाँ गलत बताएं सर, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर Q है तो यहाँ पर क्या होगा -Q, तो इसके ऊपर क्या होगा +Q, तो ये टोटल 3Q हो गया। फिर यहाँ क्या होगा -3Q, तो बाहर क्या होगा +3Q। क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही होता है ना भाई। अभी कंडक्टिंग मटेरियल भाई ये पतला है, पहले क्या था मोटा था, तो इसके -Q फिर यहाँ पर सरफेस पर चला जाता था, तो अब पतला है तो इसके सरफेस के अंदर और एक सरफेस के क्या होगा बाहर। ऐसे बोलेगा S1 सरफेस का इनर सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, S1 सरफेस के आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तब हम वैसे करेंगे। पहले हम एक बार कर इसको दिखा देते हैं शॉर्ट ट्रिक से, जिससे जल्दी से सॉल्व हो बिना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा तो हम उसको भी हम आपको समझा देंगे कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, चलिए ए पॉइंट पे पोटेंशियल पहले इस Q के कारण क्या होगा, तो KQ बटा दूरी कितना है R1। इस सरफेस के कारण क्या होगा, तो ये सरफेस पर है तो क्या K2Q बटा क्या होगा R1 ही होगा। और अगर इसके कारण देखा जाए ए पॉइंट पर, तो क्या इस सरफेस के लिए, इस कंडक्टिंग मटेरियल के लिए क्या ये वाला पॉइंट अंदर है ना, ये वाला अभी भी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ही चल रहा है, ऐसे नहीं कि सर कुछ और हो गया है ना, ये क्या हो गया कंडक्टिंग ही है, अभी भी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो देखिए ए पॉइंट पर क्या है, आप देख सकते हैं ध्यान से कि ए पॉइंट जो है वो बाहरी सरफेस के लिए क्या है, अंदर है पॉइंट है, तो अंदर में तो जो सरफेस पर होता है वही होता है। कंडक्टर में जो अंदर पॉइंट हो तो जो सरफेस पर हो, तो भाई यहां से क्या लिख सकते हो, के यहां से होगा 3Q और बटा क्या आ जाएगा R2। चलिए बी पॉइंट पे जल्दी जल्दी बताइए, तो क्या हो जाएगा KQ बटा R1 एंड यहां से क्या हो जाएगा K2Q बटा R1, क्योंकि ये वाला इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो K2Q बटा R1 सॉरी ये होगा क्या R2 है ना, ध्यान इसके लिए। पर इस सरफेस के लिए क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, ए पॉइंट के लिए, क्योंकि इस सरफेस के लिए बाहरी पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो डायरेक्ट K2Q बटा R2। और ये तो सरफेस पर है तो इसके लिए क्या होगा K3Q बटा R2 ही होगा। तो देखिए ए और बी का पोटेंशियल आपस में, देखिए आपस में क्या अलग अलग अपना निकल गया इस तरीका से। तो वापस वही काम करना है। अच्छा, अब रही बात चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से जरा करके बताइए। जैसे देखिए Q है तो यहाँ पर क्या होगा -Q, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3Q, क्योंकि 2Q तो ऑलरेडी पहले से है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -3Q, 3Q है तो आपस में क्या हो जाता है माइनस होता है कि नहीं होता भाई, कैविटी याद करो ऐसे रहता था। ये मटेरियल अगर अवेलेबल है, ये Q है तो यहाँ पर क्या होता था -Q होता था, ये खाली है तो, और ये बाहर Q चला जाता था, तो मटेरियल इस बार मोटा था, इस बार मटेरियल कितना हो गया पतला हो गया, तो यहाँ Q तो -Q तो बाहर Q आ जाएगा, और 2Q पहले से था तो 3Q हो गया, फिर यहाँ पर -3Q होगा, तो बाहर में पहले से 3Q था तो कितना हो गया 6Q हो गया। तो यहां पर जो आप तीन टर्म निकालें, देखिए एक बार यहां इसके कारण निकालना होगा, एक बार आपको इसके कारण निकालना होगा, एक बार आपको इसके कारण निकालना होगा, फिर एक बार आपको इसके कारण निकालना होगा। यहां तो 2 2 4 1 5 बार निकालना होगा, हम लोग 3 बार में निकाल दे रहे हैं, और उसके बाद भी फिर से कैलकुलेशन ही करना रहता होगा। देख लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन ही करना रहेगा। जैसे देखिए यहां पर बताते हैं, इसके कारण निकालिएगा तो ए पॉइंट पर निकालिए, तो क्या -KQ बटा R1, और 3Q के कारण क्या होगा +K3Q बटा R1, क्योंकि दोनों तो इसी सरफेस पर है तो R1 ही होगा, तो घटा उठा के तो यही आएगा। सोचिए भाई, इसके कारण निकाले फिर इसके कारण निकाले, दोनों को जोड़िएगा तो यही तो आएगा, फिर इसके कारण निकालिए इसके कारण निकालिए, जोड़ने पर यही तो आएगा। तो इतना करने का क्या जरूरी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा बाद में कर लेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बोला S2 सरफेस का, जैसे बाहर वाला S2 सरफेस मान लेते हैं, तो बोला S2 सरफेस का इनर पार्ट में कितना चार्ज है, तो देख लीजिए -3Q है। बोला S2 सरफेस का आउटर सरफेस पर कितना चार्ज है, भैया 6Q है। वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा तामझाम करना ही नहीं है। और बुक में क्या किया है, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है,
फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके उसके बाद सॉल्व करता है तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पर हम पहले कर सकते हैं क्योंकि बाद में तो कटना ही है, क्यों टेंशन लें, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में कर लेंगे अगर पूछ लिया तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इससे रिलेट करके कराते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे। पॉज करके आप लोग बनाइएगा। चलिए भाई, तो ये आपका इस तरीका से है। 3 सरफेस इस बार लिया जा रहा है। कितना सरफेस लिया जा रहा है? 3 सरफेस। एक सेंटर Q चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए 2Q है, यहाँ पर मान लीजिए 3Q है और यहाँ पर मान लीजिए 4Q है। आपका जो है एक पॉइंट यहाँ पर A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट यहाँ पे C है। पॉज करिए और फिर पोटेंशियल निकालिए A पॉइंट पर, B पॉइंट पर एंड C पॉइंट पर। चलिए स्टार्ट करिए। A पॉइंट का पोटेंशियल, B पॉइंट का पोटेंशियल एंड C पॉइंट का। पॉज करिए और जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए हो गया। रेडियस ABC, A B या R1 R2 ले लीजिए, R1 R2 और R3। चलिए, तो A पॉइंट पे पहले अंदर वाला Q के कारण क्या होगा? तो KQ बटा R1। फिर A पॉइंट पर इस 2Q के कारण क्या होगा? तो K2Q बटा R1, क्योंकि उसी के सरफेस पर है। 3Q के लिए क्या होगा? क्या ये अंदर वाला पॉइंट है तो जो सरफेस पर होगा वही होगा, तो ये आ जाएगा K3Q बटा R2। और इसके लिए भी है, अंदर पॉइंट है ये, तो जो यहाँ पर होगा वही अंदर होगा, तो K4Q बटा R3। तो आपके पास इस तरीका से आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए B पॉइंट पर क्या होगा? KQ बटा यहाँ पर आ जाएगा आपका R2। फिर इसके लिए A वाला सरफेस के लिए बाहरी पॉइंट है तो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो K यहाँ पर आपको देख सकते हैं K2Q बटा क्या हो जाएगा? R2। और यहाँ पर आप देख सकते हैं K, ये तो सरफेस अपना खुद ही है, तो 3Q बटा R2, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? K4Q बटा R3, क्योंकि इसके लिए पॉइंट अंदर है तो जो सरफेस पर होगा वही अंदर होगा। फिर उसी तरीका से C पॉइंट पे कर लेते हैं। C पॉइंट पे क्या होगा? तो पहले आप Q चार्ज के कारण निकाल लें तो R3 हो जाएगा। इसके लिए भी पॉइंट बाहर है इस सरफेस के लिए, तो ये क्या पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो आप लिख सकते हैं K2Q बटा कितना हो जाएगा? R3। और 3Q चार्ज वाला के कारण भी पॉइंट चार्ज ही खुद अपने आप में ट्रीट करेगा, और यहाँ पर तो खुद सरफेस पर ही है, तो इस तरीका से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीका से कैलकुलेट पोटेंशियल हो जा रहा है स्फेरिकल सेल्स पे। और स्फेरिकल सेल्स पे बता देते हैं, बहुत सवाल आता है, बहुत सवाल अभी तो हम चालू किए हैं, अभी बहुत सारा करने वाले हैं सवाल। जैसे एक सवाल और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग लेवल और बढ़ाते हैं, धीरे धीरे। अच्छा, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जरा करके बता दो। इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप करके बता दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यहाँ पर एक Q है तो यहाँ पर क्या होगा? -Q, तो यहाँ पर क्या +Q आ जाएगा, तो ये 3Q हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? -3Q, तो यहाँ पे +3Q और जुड़ गया। फिर यहाँ पर कितना हुआ? 6Q, तो यहाँ पे -6Q, तो यहाँ पे +6Q जुड़ गया। तो अब S1 सरफेस ले लीजिए, S2 सरफेस ले लीजिए, S3 सरफेस ले लीजिए। अब बोला S3 सरफेस का इनर पार्ट में बता दो कितना चार्ज होगा, तो कितना है? -6Q है। S2 का बाहर में बताओ तो 6Q है, S2 का इनर में बताओ तो -3Q है। तो इस तरीका से हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकते हैं। चलिए भाई, आगे का चले काम करते हैं। थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास क्या था? 2Q था, और यहाँ पे हमारा सब सेल अब है, सारा सेल पे अब काम हो रहा है।
यहाँ पे एक कनेक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर मान लीजिए, और ये स्विच है, ठीक है। तो ये स्विच है S1, ऐसे स्विच ले लीजिए, और ये रेडियस A है और ये क्या है, B है, ठीक है। तो यहाँ पर S1 या S2 है, यहाँ पर बता देते हैं ये क्या है S1 और ये क्या है S2 है। तो यहाँ पर बोला गया कि फाइंड चार्ज ऑन S1 and S2 after switch is closed। भाई स्विच अगर क्लोज हो जाएगा तब बताना है कि क्या होगा चार्ज आपका S1 और S2 पर। तो तरीका तो बता दिए कि मान लिया जाए हम क्लोज कर दिए, तो इससे कितना फ्लो हो गया, आपका Q फ्लो हो गया। तो इस पर कितना बचा, 2Q माइनस Q, और इस पर कितना चला गया, 4Q प्लस Q। देख लीजिए, जैसे ही आप क्लोज किए तो मान लेते हैं कि कुछ चार्ज फ्लो हो गया, जैसे कि Q मान लेते हैं, तो जितना फ्लो हुआ इसमें कितना बचा, 2Q माइनस Q, और यहाँ कितना हो गया, 4Q प्लस Q हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीका से चार्ज का क्या होता है, फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल से। और हमेशा याद रखिएगा कि अंदर वाला पार्ट हमेशा हायर होता है, बाहर वाला कभी नहीं हायर हो सकता है, अंदर वाला हायर हमेशा होता है, तो हायर से लोअर। तो ये कब तक होता है, जब पोटेंशियल सेम हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि S1 का पोटेंशियल और S2 का पोटेंशियल आपस में क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो S1 का पोटेंशियल सॉरी S1 S2 नहीं, जहाँ पे कनेक्ट है, जैसे ये A है और ये वाला क्या है, B है, तो जो दो कनेक्ट है वो दोनों पॉइंट का, ये जो स्पेयर का A है और ये जो B है, उसका पोटेंशियल आपस में क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। जैसे ये कनेक्ट है तो भाई इसका पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलिए A का पोटेंशियल अगर हम देखें, A का पोटेंशियल पहले S1 के लिए, तो S1 के लिए क्या होगा, उसका सरफेस पर है, तो K 2Q माइनस Q और बटा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अच्छा S2 सरफेस के लिए, क्या ये पॉइंट अंदर है, तो जो सरफेस पर S2 का होगा वही यहाँ पर होगा। तो आप लिख सकते हैं K, यहाँ से क्या होगा 4Q प्लस Q, और बटा में आप लिख सकते हैं B, ठीक है। ये इज इक्वल टू, अच्छा B पॉइंट पे क्या होगा, B पॉइंट पे देख लीजिए, तो B पॉइंट पे पहले S1 के लिए क्या ये बाहरी पॉइंट है, तो सीधा सीधी होगा क्या, K 2Q माइनस Q और बटा क्या होगा B, और प्लस में K सरफेस पर ही है तो 4Q प्लस Q, अब तो सरफेस पर ही है ना भाई इसके लिए, S2 के लिए, तो ये हो जाएगा B। तो आप देख सकते हैं ये वाला से वाला कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं K से K भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो सॉल्व होकर आएगा आपका क्या आएगा, देखिएगा ये 2Q है। अच्छा यहाँ पर एक काम और कर लीजिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्या, जब इसको R और 2R टाइप के ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये R है और ये क्या ले लीजिए, ये आप 2R ले लीजिए, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा, और ये वाला आपके लिए B क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इसका एक तरीका है वो बता रहे हैं कैसे, ये R हो गया, और यहाँ पर देख लीजिए क्या है 2Q माइनस Q और बटा कितना हुआ 2R। तो आप देख सकते हैं यहाँ से R क्या हो गया, कैंसिल, तो ये 2 से कितना हो गया 4Q, और ये 2Q और 2Q माइनस Q, तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा 2Q, ठीक है ना, उधर जो होगा जाएगा वो क्या बचेगा 2Q बचेगा, ठीक है। और ये जो 2Q हो गया, और ये वाला जब इधर आएगा तो क्या बचेगा, Q बचेगा, देख लीजिए ये वाला जब इधर आएगा तो प्लस 2Q माइनस Q बचेगा, तो Q बराबर कितना आ गया 2Q आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे बहुत सुंदर रिजल्ट आने वाला है, आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि सर इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है क्या। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, वापस पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए क्या ये वाला पोर्शन में जैसे ही कनेक्ट हुआ, क्या आपका यहाँ का चार्ज 0 हो गया और वहाँ का चार्ज 6Q हो गया। देख लीजिए Q बराबर 2Q आया, 2Q माइनस 2Q 0 और 4Q प्लस 2Q कितना हो गया 6Q। मतलब ये डायरेक्ट एकदम कर सकते हैं, ये R था और ये क्या था 2R था, ये भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब देखिएगा कैलकुलेट करके वही आएगा। यहाँ का चार्ज का वैल्यू क्या है 0 और यहाँ का चार्ज का वैल्यू क्या हो गया 6Q। ऐसा कैसे हुआ, तो जब आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए यहाँ पर,
तो ये और ये अलग थोड़ी ना रहा, फिर तो एक ही बन गया। और हम जानते हैं कि कंडक्टर के पर जो चार्ज होता है वो आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर होता है। मतलब ये जैसे ही आप जोड़े तो ये अलग रहा ही नहीं, तो इसका सारा चार्ज यहाँ पे चला जाएगा और आउटर सरफेस पर ही, एक कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ही सारा चार्ज रिसाइड होता है। मतलब ये आ गया 6Q। तो हम बिना सॉल्व किए बना सकते थे। जैसे ही कनेक्ट हुआ सर 0, यहाँ पे सारा चार्ज वहाँ चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल पे सारा का सारा चार्ज क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर होता है, आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस पर होता है, तो सीधा सीधे आ जाता है। जैसे इस बार नहीं, कई पिछले बार, मतलब याद नहीं है कब, लेकिन ये IIT में पूछ चुका है, वो हम बता रहे हैं कि कैसे पूछा था सवाल, इससे रिलेट करके। वो बड़ा ही सुंदर सवाल था। कई बच्चे तो उसमें कंफ्यूज हो गए कि सर कुछ डाटा दिया नहीं है, ये नहीं दिया है, कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पर Q3 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये ऐसे कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है, ये ऐसे कनेक्ट है, और ये वाला, हाँ सॉरी, ये तो ऐसे कनेक्ट ही हो गया, ये ऐसे कनेक्ट है। अब यहाँ पर ऐसे है कि ये मान लीजिए आपका क्या था, ये था आपका Q1, यहाँ क्या था Q2, और यहाँ क्या था Q3, यहाँ पर क्या था Q1, और यहाँ पर क्या था Q2 था, ऐसे था। अब बोला कि बताएं S1 था, S2 था और ये S3 था। अब बोला कि बताएं जब ये पहले कनेक्ट नहीं था, जब बोला कि कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज S1, S2 और S3 पर, फाइनल चार्ज S1 इस बड़ा वाला पे, छोटा वाला पे, दोनों छोटा वाला पे बताएं कि चार्ज कितना होगा। और बड़ा ही सिंपल था, बस ऐसे डायरेक्ट दे दिया। कई बच्चों को तो दिमाग में उड़ गया, भाई ये डाटा क्या दिया है, कुछ तो दे दिया है, कैसे बनाएंगे। भाई कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल बराबर करते हैं तब होता है, पर ये कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर वायर कनेक्ट हो तो सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाता है। तो देखते हैं, देखिए कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये IIT में पूछ चुका है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देखिएगा, यहाँ पे क्या देखिए कि ये Q1 है, तो ये क्या -Q1 यहाँ पर होगा और क्या +Q1 यहाँ जाएगा। उसी तरह -Q2 और यहाँ पर क्या +Q2 बाहर चला जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो एक कंडक्टर जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो कंडक्टर है, ये -Q1, Q2 + Q1, ये Q2 और -Q2 है। तो आप देखिए कि ये जो बाहरी सरफेस पर है, क्या ये सब एक ही जैसा है, तो क्या ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q1 + Q2, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, क्योंकि सिंगल है, बाहरी सरफेस पर ही रहता है, क्योंकि एक ही कंडक्टर हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कनेक्ट था, ये कनेक्ट था ऐसे, तो यहाँ पे क्या बचा, -Q1 और बाहर में क्या 0। यहाँ पर तो Q2 है, ये कंडक्टर में थोड़ी ना, ये तो कैविटी में है, अंदर है। यहाँ पर क्या बचा, -Q2, अंदर में क्या बचा भैया, -Q2 और बाहर क्या बचा 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं S1 के लिए कितना हो गया, आप S1 पे देखिए इतना है, S2 पे देखिएगा तो -Q1 है, दोनों को जोड़ के देखिए -Q1, और S3 पर देखिए तो कितना होगा, -Q2 होगा। भाई देख लीजिए, बाहर वाला जो भी चार्ज था, एक ही कंडक्टर तो कहलाएगा, सारा का सारा सरफेस पर आ गया खट से। अब देख लीजिए S1, S2, S3 पर आ गया। अच्छा, अंदर वाला नहीं लेके चल जाना, अंदर वाला तो जनरेट हुआ, उसके कारण तो बाहर आ ही गया। अब अंदर वाला को थोड़ी ना वो खींचता है, याद कीजिए कैविटी वाला चार्ज जो है रह जाता है, उसके कारण आउटसाइड जो जनरेट होता है, आउटसाइड जनरेट कर देता है, पर अंदर वाला में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है बाहर वाले के कारण। तो अंदर में टोटल देखिए, बाहर में 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा कनेक्ट हो गया, तो ये बाहर चला जाएगा, तो बाहर चला गया, और यहाँ पर -Q1, यहाँ पर -Q2 बचा। तो इस तरीका से यहाँ पर हुआ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अगले क्लास में अच्छे और भी अच्छे सवाल करेंगे, और भी अच्छे से मतलब लेक्चर को क्लियर करके चलेंगे। और मेरे ख्याल से अगला लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर ही होना चाहिए, बिल्कुल अगले क्लास में ख़त्म ही कर देंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, धन्यवाद।